Hello everyone, I am Shreya. Welcome to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter Chemical Kinetics और Chemical Kinetics हमारे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 है। हम लोग इसमें ऑलरेडी एक सेशन ले चुके हैं जिसमें हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें गाइस मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। अब चलिए पहले सेशन को शुरू करें उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि आने वाले सेशंस में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, साथ ही पिछले सेशन में हमने क्या क्या बात कर ली थी। अगर बात करें पिछले सेशन की, जिसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन की रेट होती है वो 3 तरीके की हो सकती है, या तो स्लो या फास्ट या फिर मॉडरेट, राइट। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। मैंने आपको क्या क्या चीज़ बताई थी कि आपकी जो रेट हो सकती है वो या तो फास्ट होगी या स्लो होगी या फिर मॉडरेट होगी, है ना। और फास्ट रिएक्शन के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आयनिक सॉल्यूशन या फिर आयनिक रिएक्शंस जितनी भी हैं हमारी फास्ट होती हैं, बहुत इंस्टेंटेनियस होती हैं। स्लो रिएक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि गाइस रस्टिंग ऑफ आयरन और मॉडरेट में इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। राइट, ये 3 चीजें मैंने बताई थी। साथ में मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट की बात करेंगे तो हमारी केमिकल रिएक्शन की रेट क्या क्या चीजें बताती हैं, इसका भी डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी फीजिएबिलिटी के बारे में, इंस्टेंट के बारे में, और साथ में हमारा जो भी रिएक्शन हो रहा है उसका रेट क्या है। इन 3 चीज़ों के बारे में हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन बताती है। फिजिबिलिटी किससे पता चलती है? हमारी गिब्स एनर्जी की वैल्यू से। अगर 0 से कम यानी नेगेटिव वैल्यू है तो रिएक्शन फिजिबल होती है, और अगर आपकी रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव में है यानी कि रिएक्शन फिजिबल नहीं है, और अगर 0 के इक्वल है इसका मतलब रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में है। साथ में एक्सटेंट की मतलब कि आपका रिएक्शन की लिमिट क्या है, कहाँ तक आपकी रिएक्शन जाएगी, ये भी आपका रेट बताता है। साथ में आपके रिएक्शंस का ऑर्डर और किस स्पीड से, किस रेट से आपकी रिएक्शन होगी, स्लो या फिर फास्ट या फिर मॉडरेट, ये भी आपकी रिएक्शन का रेट यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर ली थी। अब गाइस लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं अभी के सेशन में फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आने वाले सेशन में इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और साथ में एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस अगर बात की जाए आपके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की, तो इसमें हम सभी तरीके की ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का डिस्कशन करेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ इक्वेशन में हम बताएंगे कि आपकी केमिकल रिएक्शन पर टेम्परेचर की डिपेंडेंसी क्या होती है, या फिर उसका इफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन पर, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन पर क्या पड़ता है। कोलिजन थ्योरी में हम लोग जो भी आपकी रिएक्शन हो रही है, अगर आपकी कोई रिएक्शन होती है तो उसके रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होते हैं, और ये कोलिजन फास्ट है स्लो है, ये आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को अफेक्ट करता है। इसका पूरा डिस्कशन हम लोग कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे। लास्टली जब ये सारे आपके कंसेप्ट डिस्कस हो जाएंगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर्स को करेंगे। चलिए गाइज अब चलते हैं अपने सेशन की तरफ। गाइज सबसे पहले है रेट इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब पहले मैं सेशन की तरफ चलूं, कुछ आपको बेसिक बता देती हूँ कि हमारे वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो आपके रिएक्शन की रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलो देखो जरा, पहला हमारा हो सकता है नेचर ऑफ रिएक्शन, है ना, जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनका क्या नेचर है, पहली चीज। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा कैटालिस्ट, और चौथा टेम्परेचर। जिसमें से गाइस ये 4 आपके ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे।
हमारे एनसीईआरटी में, हमारे सिलेबस में सिर्फ आपको ये दोनों पार्ट दिए गए हैं डिस्कशन के लिए। इन दोनों पार्ट को आप हायर क्लासेस में डिस्कस करोगे। तो चलिए बच्चे, नेचर ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन का डिस्कशन कर लेते हैं। पहले है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है किस पर डिपेंड करती है? एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, जैसे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो आपके रिएक्टेंट है उसके कॉन्सेंट्रेशन पे, कि किस पर्टिकुलर टाइम पर या फिर किस पर्टिकुलर केस में उसका कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स का क्या है, तो वो कितने आपके प्रोडक्ट दे रहा है, ये भी आपके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। प्रेशर इन केस ऑफ गैस, अगर हम गैसियस रिएक्टेंट की बात करें तो गाइस आपका प्रेशर रेट ऑफ रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन को अफेक्ट करेगा। साथ में अगर आपके कॉन्सेंट्रेशन के अगर अलावा की बात करें तो टेम्परेचर और कैटालिस्ट, ये भी आपके वो पॉइंट्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर को अफेक्ट करते हैं। तो गाइज ये चारों चीजें मैंने आपको पीछे बताई भी थी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कि किस तरह से आपका कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर मे डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। किसी दिए गए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपके रिएक्शन का रेट क्या होगा? ROR, ठीक है ना। रिएक्शन का रेट क्या होगा, किसके बराबर है? पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, है ना, और कॉन्सेंट्रेशन पर, यानी डेल्टा C ओवर डेल्टा T पर। क्लियर? The representation of rate of reaction in term of concentration of the reactant is known as rate law। अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए उसके कॉन्सेंट्रेशन को रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में एक्सप्लेन करोगे तो गाइज इसे हम रेट लॉ कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन, और इसे हम रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो गाइज, रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट। व्हाट इज रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट? हैव अ लुक। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद पैसेज टाइम। देखो, अगर आपके कोई रिएक्शन हो रही है A और B, प्रोडक्ट बना रहे हैं C, तो अगर आपका टाइम स्टार्ट में T1 है तो आपका जो R था ना, अगर मान लो R की वैल्यू आपकी 100 है तो कॉन्सेंट्रेशन आपका 0 आएगा, प्रोडक्ट आपका 0 आएगा। बट एक टाइम T के बाद गाइज इसके कुछ मोल, मान लो कि X मोल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि रिएक्टेंट में कमी आएगी और प्रोडक्ट में वृद्धि होगी। क्लियर? द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद पैसेज टाइम एज द रिएक्टेंट डिक्रीज। जैसे कि आपका रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, कन्वर्सली रेट जनरली इंक्रीज, तो आपका रेट होगा रिएक्शन का वो बढ़ता जाएगा। आपका रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि गाइज जो आपके रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका इंक्रीज है, ठीक है, और उससे आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि टाइम के साथ साथ आपके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और प्रोडक्ट का बढ़ेगा। सो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, टाइम के साथ साथ जैसे रिएक्टेंट कम होगा आपका इस रेट भी कम होती जाएगी। जितना ज्यादा रिएक्टेंट उतनी फास्ट आपकी रिएक्शन। अब इमेजिन के लिए आपके A के A मोल और B के B मोल रिएक्ट करके C के C मोल और D के D मोल बना रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर स्मॉल ABCD क्या है? आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। किसके लिए? रिएक्टेंट्स के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए। ये हमने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखी है। तो अगर हम इसके रेट की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो गाइस कैसे लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्टोइचियोमेट्री, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B स्टोइचियोमेट्री। अब यहाँ पर जो आपका X एंड Y है ये क्या है? Where exponent X and Y may or may be not equal to the stoichiometric coefficient। ये जो आपका X है ये आपकी stoichiometric coefficient के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे? चलो इस चीज को रिएक्शन से समझते हैं। गाइज अगर आपका रेट आ रहा है Kx, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B Y, ठीक है, तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें छोटे से सेक्शन के लिए तो आपका क्या आ जाएगा? -dr ओवर dt इज इक्वल टू KXA ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y। अब देखो हमने जो आपकी ये रिएक्शन लिखी है, ठीक है, ये आपका किसको बता रही है? रेट को बता रही है। और गाइस अगर बात करें हम डिफरेंशियल इक्वेशन की, है ना,
किसकी? डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये जो कि आपके एक स्मॉल सेक्शन में हुए चेंज को एक्सप्लेन कर रही है। क्लियर? वेयर के क्या है? के आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। के क्या है? ये आपका रेट कांस्टेंट। क्लियर? वेयर which relate the rate of reaction concentration of reactant is called rate law of rate expression। अब देखो ये यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा गया है? जो आपका रेट है गाइस, जब आप इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट के रखोगे। क्या रखोगे? एक कांस्टेंट के रखोगे और इसी के को हम क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखो, अब हम इस रेट लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। द रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें आपका जो रिएक्शन है वो किसमें गिवन है? जो आपका रिएक्शन रेट है वो रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन में गिवन है, विद ईच टर्म रेज एट सेम पावर, जिसमें आपका हर एक टर्म सेम पावर को अंडरगो करता है, और मे बी नॉट सेम एज द स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट, मतलब जो आपका रेट होगा वो उस पे लगने वाली जो पावर है वो आपकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर? और नहीं भी हो सकती है। क्लियर? स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट may not be same as the stoichiometric constant of reacting species in a balanced chemical equation। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके सामने एक रिएक्शन हो रही है, ट्वाइस NO प्लस O2, एरो लगा के NO2 बन रहा है, ट्वाइस NO2 बन रहा है। अब इसके रेट ऑफ रिएक्शन की अगर आप बात करोगे तो गाइस देखो कोफिशिएंट आपके अलग अलग जाएंगे, राइट? क्या जाएंगे? कोफिशिएंट आपके अलग अलग जाएंगे। कैसे कैसे जा रहे हैं अलग? देखो NO पे 2 लगेगी, O2 पर 1, ठीक है, अपॉन डेल्टा T, ठीक है ना? अब देखो we can measure the rate of reaction in a function of initial concentration either by keeping concentration 1 of the reactant constant and changing concentration of other reactant by changing concentration of both reactant। अब हम क्या कर सकते हैं गाइस, जैसे हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में किया था कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा था वैसे ऐसे हम पर्टिकुलर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी रेट को निकाल सकते हैं। और आप चाहो तो आप पर्टिकुलर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे कांस्टेंट कंडीशन पर भी आप रिएक्टेंट्स के लिए रेट को निकाल सकते हो, ठीक है, जिसमें आपका रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, और आप चाहो तो इनिशियल या फिर किसी अनदर कंडीशन पर भी रेट को निकाल सकते हो। नेक्स्ट है व्हेन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इज डबल, जब आपके NO की कॉन्सेंट्रेशन डबल है और O2 की O2 की कॉन्सेंट्रेशन आपकी कांस्टेंट है, तो आपका इनिशियल रेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इनिशियल रेट इंक्रीज हो रहा है बाय ए फैक्टर 4 फ्रॉम इतने टू इतना। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.96 से 3.384 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स तक इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि गाइज रेट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। रेट किस पर डिपेंड कर रहा है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। नेक्स्ट, और इस चीज को मैंने पीछे भी आपको दिखाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO केप्ट कांस्टेंट, अगर हम NO के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट कर दें और ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें तो गाइज क्या होगा? तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा या फिर जो आपकी रेट होगी वो भी डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका रिएक्टेंट डबल हो गया। इसका मतलब ये है कि जो आपका रेट है वो आपके O2 पर भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो आपका रेट है वो आपके O2 के कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है और NO के कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर कोई भी आपका डबल होगा तो डबल हो जाएगा, कोई भी अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल हुआ तो रेट भी आपकी ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है। डिपेंड ऑन द O2 टू द फर्स्ट पावर। इसी वजह से जो आपका रेट है वो ऑक्सीजन की फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर हम इक्वेशन लिखें दोनों के लिए तो क्या लिखेंगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। अब R जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो K लगा दोगे, तो रेट इज इक्वल टू K NO कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2।
डिफरेंशियल फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन इज गिवन एज, तो अगर हम इसी का छोटे से पोर्शन के लिए चेंज निकालें तो कैसे लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, यानी माइनस डी आर ओवर डी टी इजकल टू के एनओ के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 का अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर, जबकि हमारी रिएक्शन में 1 है इसीलिए 1. नाउ वी ऑब्जर्व दैट फॉर दिस रिएक्शन इन द रेट इक्वेशन ड्राइव फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डाटा. अब हमने इससे क्या समझ में आया कि हम इस रिएक्शन के रेट को किसी एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ भी निकाल सकते हैं, मतलब आपको कुछ डाटा दे दिया जाए तो भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. एक्सपोनेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म आर द सेम एज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन. जो आपकी ये पॉर है ना, ये किसके बराबर होगी, ये केमिकल रिएक्शन में दिए हुए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होगी. अब देखो गाइस, कुछ आपके लिए रिएक्शन दिए हैं एग्जांपल में, जैसे CHCl3 जब Cl2 से रिएक्शन कर रहा है तो CCl4 और HCl दे रहा है, यानी कि अगर रेट की बात करें तो क्या आ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CHCl3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, है ना. अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो अपना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाओगे. इसी तरीके से सेम इसमें देखो, इस रिएक्शन में देखो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, K CH3 COO C2H5 और H2O. अब देखो यहाँ पर आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो यस गाइज यहाँ पर 1 लगा दिया, ठीक है. अब यहाँ पर देखो वाटर है, ठीक है, वाटर आपका कैसा है, सिर्फ आपका मॉइस्चर शो कर रहा है, इसीलिए हमने इस पे 0 लगा दिया. क्लियर, जो कि आपके रिएक्शन के रेट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. नेक्स्ट, इन दीज रिएक्शन एक्सपोनेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म आर नॉट सेम देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. इसमें हमने क्या देखा कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जैसा सेम नहीं है. कैसे सेम नहीं है, देखो जरा, यहाँ पर हमने 0 लगाया है ना, जबकि यहाँ पर तो 1 दिख रहा है. हमने 0 क्यों लगाया, क्योंकि इसके नेचर को हमने देखा, रिएक्शन के नेचर को देखा. इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हाफ नहीं है जबकि वहाँ पर हाफ आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, हमने रिएक्शन को पहले बैलेंस किया. तो बस वी कैन से दैट रेट for any reaction cannot be predicted by merely looking balance of the reaction. Theoretically it must be determined experimentally. ये जो आपके रिएक्शन है ना, हम इसे देखकर नहीं निकाल पा रहे हैं, इसको एक्सपेरिमेंटली निकाल कर लगाए गए ये आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं. तो अगर हम रिएक्शन की बात करें, जैसे कि आपका ये रेट है जिसमें आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y और उनकी पावर है XY. तो जो XY है वो क्या शो कर रहा है, वो आपके रेट ऑफ चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B को शो कर रहा है. यानी कि अगर हम एक्सपोनेंट का सम करें, इन एक्सपोनेंट्स का सम करें, X और Y का सम करें, तो क्या होगा, ये आपके गिवन ओवरऑल रिएक्शन के ऑर्डर को शो करेगा. किसको, ऑर्डर को शो करेगा. वेयर यहाँ पर X एंड Y अगर हम बात करें तो ये आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है. किसके लिए, विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स. अब इससे क्या पता चलता है कि गाइस जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, उनकी जो पावर है वो आपके क्या है, वो आपका ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है. क्या कहलाएगा, वो आपका ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन कहलाएगा. तो अगर हम किसी रिएक्शन के ऑर्डर की बात करें तो गाइज ये आपकी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और कोई अनदर इवन फंक्शन भी, फ्रैक्शन भी हो सकता है. A zero order reaction means that zero order का मतलब क्या होता है, the rate of reaction is independent of the concentration of reaction. कि जो आपका rate of reaction है वो आपके reactant के concentration से independent है. नेक्स्ट देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन नेवर गिव्स अस ट्रू पिक्चर ऑफ हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस. हमारी जो कोई भी अगर बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ये कभी भी आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाती कि कौन सी रिएक्शन आपकी किस तरीके से हो रही है, यानी कि आपके कौन कौन से स्टेप को इन्वॉल्व कर रही है. सिंस रेयरली इक्वेशन गेट्स कंप्लीटेड इन वन स्टेप. बहुत कम ही आपकी ऐसी रिएक्शन होती है जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, जबकि हम लोग कोई भी रिएक्शन दिखाते हैं तो एक रिएक्शन में दिखा के कंप्लीट कर देते हैं. इसीलिए बोलते हैं कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो सारे टर्म्स को ट्रूली शो नहीं करती.
द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर आपकी कोई रिएक्शन है जिसे हम एक स्टेप में शो कर रहे हैं, उससे गाइज उस रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म। और जो आपके एलिमेंट्री रिएक्शन का सीक्वेंस होता है उसे हम मैकेनिज्म कहते हैं, जो कि हमको प्रोडक्ट देता है। और ऐसी रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। These may be consecutive reaction, और ऐसे रिएक्शन आपके consecutive रिएक्शन भी कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे एथेन का ऑक्सीडेशन जब होता है तो CO2 और H2O पास हो रही है, ठीक है, और इसमें आपका एक इंटरमीडिएट स्टेप आता है जिसमें आपका अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड बनता है, ठीक है, कभी कभी एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। तो ऐसी रिएक्शन हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या फिर कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस भी कहलाती हैं। वहीं पर अगर रिवर्स रिएक्शंस की बात करें या फिर साइड रिएक्शन की बात करें तो उसका एग्जांपल है आपका नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, यील्ड्स ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, जो कि आपके ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन करता है। अब गाइस हमारा नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हमारे रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? इमेजिन करो कोई रिएक्शन आपकी ए बी सी और डी प्रोडक्ट्स बना रही है, तो आपका रेट क्या हो जाएगा? के एक्स एक्स के बी बी, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल है? ये आपके रेट कहलाएगा। तो आपका अगर रेट का आपने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो क्या बनेगा? के लग जाएगा, जो कि आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो क्या करेंगे? इन कोफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे। तो वेयर एक्स एंड वाई इक्वल टू एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो गाइज के की वैल्यू क्या जाएगी? रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, यानी कि गाइज कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, यानी कि आपका ए किसके बराबर आ जाएगा? बी के बराबर आ जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, एसआई यूनिट लेनी है कॉन्सेंट्रेशन की। टेकिंग एसआई यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मोल लिटर इनवर्स एंड टाइम एज द यूनिट ऑफ के एट डिफरेंट ऑर्डर्स आर रिटन एज। अब हमें कुछ रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं, किसके लिए? डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब ऑर्डर 0 हो गया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब ऑर्डर 1 हो गया, 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ऑर्डर 2 हो गया। तो गाइज इनकी यूनिट क्या बनेगी? मोल लिटर इनवर्स अपॉन सेकेंड 1 ओवर मोल लिटर इनवर्स। तो गाइज आपका रह जाएगा मोल लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर? नेक्स्ट देखो, क्योंकि ये तो 0 हो गया। सेकंड देखो, मोल लिटर इनवर्स से मोल लिटर इनवर्स कट गया, यानी कि सेकंड इनवर्स हमारी सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट आ गया, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट आ गया। अब सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए देखो, मोल लिटर इनवर्स अपॉन एस अपॉन मोल लिटर इनवर्स का स्क्वायर। तो गाइज मोल लिटर आपका कट गया, क्या रह गया? मोल इनवर्स लिटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर हम अनदर प्रॉपर्टी की बात करें गाइज, यानी कि मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो क्या होगी? चलो समझते हैं। अ नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, जितने आपके नंबर स्पीसीज के रिएक्टिंग स्पीसीज यानी एज अ रिएक्टेंट काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, जो कि आपकी 1 स्टेप रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction, जो आपके आपस में कोलाइड करके केमिकल रिएक्शन दे रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। गाइज उन पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम आयन मॉलिक्यूल को ही हम क्या कहते हैं? मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शंस कहते हैं, है ना। इसे कहते हैं अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है। अब देखो हमारे सामने अलग अलग तरीके की रिएक्शन हो सकती है, यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर, पॉलीमोलिकुलर रिएक्शंस हो सकती हैं। वन रिएक्शन कैन बी यूनिमोलिकुलर, जब आपका एक रिएक्टिंग स्पीसीज पर आपकी पूरी रिएक्शन डिपेंड कर रही है। जैसे एग्जांपल के लिए अमोनियम नाइट्राइट का डीकंपोजिशन, जब आपके अमोनियम नाइट्राइट का डीकंपोजिशन होता है तो N2 और H2O बनता है। देख रहे हो यहाँ पर आपका सिर्फ एक स्पीसीज है जो आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी इस रिएक्शन की जो मॉलिक्युलैरिटी है MOR है वो क्या होगा? वो 1 होगा।
अगर बायोमोलिकुलर रिएक्शन की बात करें तो देखो HI के 2 यूनिट आपके डिसोसिएट हो रहे हैं और आपका क्या बन रहा है, H2 और I2 बन रहा है। बायोमोलिकुलर रिएक्शन साइमल्टेनियस कोलिजन बिटवीन 2 स्पीसीज है ना, तो आपके MOR की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, वहीं पर अगर ट्राई की बात करें तो इसमें इस ट्राई रिएक्शन में आपके 3 स्पीसीज कोलाइड करेंगे, यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेंगे और आपकी जो मॉलिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा वो 3 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, दिस इज देयरफॉर एविडेंस दैट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व मोर देन 3 मॉलिक्यूल। अगर आपके किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में 3 से ज़्यादा आपके रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो गाइज इन द स्टिचियोमेट्रिक इक्वेशन कैन टेक्स प्लेस मोर देन 1 स्टेप। तो ऐसी रिएक्शन आपकी 1 से ज़्यादा स्टेप में पूरी होती हैं। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्लो स्टेप। जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो हमारे रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है, जिसे हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिस पर हमारे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। अब जैसे कि गाइस इमेजिन करो हमारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो इसमें जो आपका कैटालाइज्ड है वो आपका आयोडाइड आयन के साथ एल्कलाइन मीडियम में आपकी रिएक्शन हो रही है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड I- के साथ एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करता है तो आपको वाटर और ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? वाटर एंड ऑक्सीजन देता है। रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज फाउंड टू बी, तो आपकी जो रेट आएगी रिएक्शन की वो क्या आएगी? DH2O2 ओवर dt, यानी कि K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, यानी कि आपका जो रिएक्टेंट है और जो कैटालिस्ट है उन दोनों पर आपका रेट डिपेंड करेगा। और ये रिएक्शन आपके क्या कहलाएगी? फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू H2O2 एंड I2, यानी कि ये रिएक्शन तो आपकी फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगी। किसके रेस्पेक्ट में? हाइड्रोजन पेरोक्साइड और I2 के रेस्पेक्ट में। अब इसके एविडेंस देख लेते हैं गाइस, क्योंकि ये रिएक्शन आपके 2 स्टेप में जा रही है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड पहले आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन करके वाटर और आईओ आयन बना रहा है। अब देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब आपके आईओ आयन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वाटर I- और O2 बन रहा है। अब ये I- जो आपका आया वो आपका रिएक्शन में एज अ कैटालिस्ट पार्टिसिपेट करेगा। बोथ स्टेप आर बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन। इसमें जो स्टेप्स है वो तो आपके बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन है, जिसमें आपका एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है ना, और ये इंटरमीडिएट क्या करेगा? रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस रिएक्शन, नॉट द ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन। तो अगर फर्स्ट स्टेप की बात करें तो हमारी फर्स्ट स्टेप स्लो होगी, इसी वजह से इसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे। इसी वजह से जब आपका रेट का फॉर्मेशन करते हैं गाइस तो किस पर डिपेंड करेगा? इंटरमीडिएट विल डिटरमाइन एट द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो जो आपका इंटरमीडिएट है वो रिएक्शन के रेट में आपका डिटरमाइन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि गाइस इससे कुछ आपके कंक्लूजन निकले। कौन कौन से? पहला कंक्लूजन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। जो हमारे रिएक्शन का ऑर्डर है ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। सेकंड, इट कैन बी 0, और ये आपका 0 भी हो सकता है, और इवन अ फ्रैक्शन, और ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। बट मॉलिकुलैरिटी कैन नॉट बी 0 और नॉन इंटीजर। जो हमारी मॉलिकुलैरिटी है वो ना तो 0 हो सकती है और ना ही इंटीजर हो सकती है। तो ये पूरा पॉइंट ही इंपॉर्टेंट बनता है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री। जो आपका ऑर्डर है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और साथ में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी, जहां पर आपकी मॉलिकुलैरिटी एप्लीकेबल होगी किस पे? आपके एलिमेंट्री रिएक्शन पर एप्लीकेबल होगी। वहीं पर अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपकी मॉलिकुलैरिटी कोई मीनिंग नहीं रखती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपकी मोर देन 1 स्टेप होती हैं। फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लो स्टेप। अगर हमारी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रही है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही हमारे रिएक्शन की ऑर्डर को एक्सप्लेन करेगा। मॉलिकुलैरिटी की अगर बात करें तो ये भी आपके स्लोएस्ट रिएक्शन स्टेप यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही शो करेगा, सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। बिल्कुल वैसे जैसे कि आपके ओवरऑल रिएक्शन यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन में करता है।
तो गाइज ये था हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने पढ़ा अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और बेहतर पढ़ेंगे। प्यारे बच्चे, आपने क्या करना है, सेशन को देखना है, अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और फॉलो करना है हमारे चैनल को यानी अड्डा 24/7 स्कूल को। तो प्यारे बच्चे, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।